खुदाओं ने क्यों गर्दिश करती रही, एक दूसरे के जरिए किस तरह उनको बताया गया और कैसे ये टीम वापस चली गई। अगर ये इल्म नहीं था हिंदुस्तान की पुलिस और खुफिया एजेंसी को कि यहाँ हमला होने वाला है, तो उस टीम को जहाँ 8 बजे के जहाज से लैंड कर जाना चाहिए। जिस तरह आज अशोक कामते की मिसेस विनीता कामते इंडिपेंडेंस की तहकीक कर रही है, इसलिए उनका शोहर शहीद हुआ है, इसी तरह से मेरी कौम को शहादत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया है। मैं भी इसी तरह तहकीक कर रहा हूँ, जिस तरह उनका सुहाग दाव पर था, इसी तरह मेरी कौम भी दाव पर है। मैं बहुत सी बातें सोचता हूँ। आज बताना होगा कि 3 मिनट पैदल चले अगर बुधवारा पेंट के उस मेन रोड से, तो वो शब्द हाउस, जिसे नरिमन हाउस भी कहा जाता है, वहाँ पैदल पहुँचा जा सकता है। और वहाँ से वो कैसे 2 मिनट के फासले पर है और 5 मिनट में वहाँ से पैदल चलकर ताज होटल पहुँचा जा सकता है। अमरीश मिश्रा जी का ताल्लुक मुंबई से है। अगर मैं पैदल चलने के मिनटों में कहीं कुछ कमी बेशी कर रहा हूँ तो बराए हम आप बोल सकते हैं। मैंने वहाँ एक बात का जायजा खुद पैदल चलकर, टैक्सी से जाकर, गाड़ी से जाकर हर तरह लिया है। उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि 100 किलो गोल्ड नारीमन हाउस में किसके लिए मंगाया गया था? क्या दहशत गर्दों की मेहमान नवाजी के लिए? क्या 25,000 रुपए की शराब मेहमान नवाजी के लिए खरीदी गई? 7 घंटे इजराइल में, न्यूयॉर्क में दहशत गर्दों की पूरी रात टेलीफोन पर एक दुमाइशी के जरिए, एक इंटरप्रीटर के जरिए बात कराई जाती है। इतना ख्याल रखते हैं हम अपनी जमीन पर आने वाले दहशत गर्दों का कि उनके लिए शराब भी मंगाते हैं, 100 किलो गोश्त भी मंगाते हैं। तब तो सोचना पड़ेगा कि कितना वेलकम करते हैं। फिर सवाल करते हैं, आज आप सवाल करते हैं, टुकड़ों में मैंने कहा दिल की बात करूंगा, तकरीर करूंगा तो बहुत गुजर जाएगा। आज मुझे सोचना पड़ेगा कि ये दोस्त किसके लिए था, ये शराब किसके लिए थी। मैंने उस जगह जाकर पड़ोसियों से दरियाफ्त किया। उनका कहना है कि विदेशी चेहरे गोरे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते हैं। गोरे यहाँ अक्सर दिखाई देते थे और इस हादसे के पहले भी यहाँ गोरे दिखाई देते थे। और जैसे ही टेलीविजन पर ये खबर दिखाई गई कि हेमंत करकरे शहीद हो गए हैं, वहाँ खुशियों की और पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी। ये कौन से पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हेमंत करकरे की मौत का जश्न वहाँ मना रहे थे। ये वो चुभते हुए सवाल है जिसका सामना हुकूमतें नहीं कर सकती। और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी चंद जुमलों में वही बात कहना चाहूँगा कि दहशत गर्दी के वाक़यात से खौफज़दा थी ये सरकार। और उसे लगता था कि इलेक्शन में अगर उसको जाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने दहशत गर्दी के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें कुर्बानी का बलि का बकरा बनाने के लिए कुछ मुस्लिम नौजवानों की जरूरत पड़ी और ऑपरेशन बटला हाउस अमल में आया। लेकिन जब हमारे मीडिया ने उस वक्त के वजीर दाखिला शिवराज पाटिल के 3 बार सूट बदलने के वाक़यात को सामने रखा, उस दिन 12 बजे जब जुमे के दिन रमजान के महीने में ऑपरेशन बदलाव के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था, हमारे मुल्क का होम मिनिस्टर पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद था। ये सवाल किया जाने लगा तो ये सरकार बौखला गई, परेशान हो गई। तब उसने कहा अच्छा हेमंत करकरे साहब आवाज दहशत गर्दी का दूसरा चेहरा दिखाना शुरू कर दीजिए। एक पर तैनात पुलिस अफसर ने मालेगांव इन्वेस्टिगेशन के जरिए उन तमाम वाक़यात को सामने लाना शुरू कर दिया जिसमें दयानंद पांडे भी था, उसका लैपटॉप भी था, पुरोहित भी था। पुरोहित के जरिए तरबियत याफ्ता 500 से ज्यादा दहशत गर्दों का कुतुब था, उसमें साक्षात भी थे, उसके अंदर वो टीम भी था, उसके एसएमएस के जरिए तमाम राज हुए। एक बार फिर हमारी हुकूमत के चेहरे की
जाने का माहौल बन चुका है। हमने दहशत गर्दों का वो चेहरा भी दिखा दिया है, उनका चेहरे हमारी सरकार को यकीनन मिलेगा। ऐसे में जब लगा प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को, क्या उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। उनकी पार्टी की कामयाबी तो बहुत उनकी बात। हेमंत करकरे का इन्वेस्टिगेशन अगर उन तक पहुंचा, राजनाथ और मोदी तक के दायरे में आने लगे, अंग्रेज आ ही चुके हैं, तो फिर इस तरह से कुछ उनको जाना पड़ेगा। तब उन्होंने सादगी प्रज्ञा से ऐसे बजट को बहाना बनाकर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिलने का टाइम मांगा। जो तकलीफ नहीं है वो तमाम वाकयात आपके सामने बयान कर रहा है। तकलीफ उससे बेहतर लीडर करनी की है और कर सकते हो। हम वाकयात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं मुफ्ती अबू बकर के भाई के शख्स को लेकर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से खुद जाकर मिला था। उनको बताया था कि उस तरह से मुताबिक नहीं हुआ है। ये मुफ्ती है, एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला है। इसके पास अकादमिक नाम की कोई चीज नहीं है, ट्रेनिंग के लिए जाने का कोई सबूत नहीं है। इसका भाई का शख्स ये साबित करता है कि बेहद परेशानी के आलम है। इस पर गौर करने प्राइम मिनिस्टर ने एक डायरेक्टर अतीक को वक्त बुलाकर कहा, ये सब इनसे सुपुर्द कर दीजिए, मैं इस पर बात करूंगा। और सारी बातें मैं उस वक्त कह रहा हूँ आपके सामने। अतीक साहब ने प्राइम मिनिस्टर को क्या ब्रीफ किया, प्राइम मिनिस्टर गए। वो सब कहीं ज्यादा दर्दनाक था, कहीं ज्यादा दर्दनाक था। साधवी प्रज्ञा सिंह के ऐसी जैविक को मैंने दोनों ही चीजें शायद की हैं। अबू बकर का वो सब भी साधवी प्रज्ञा सिंह का ऐसे जैविक भी एक मुल्क के वजीर आजम के लिए दोनों सब जैसे होने चाहिए। एक मुफ्ती भी, एक साधवी भी, अगर उसका जन्म साबित नहीं हुआ था तो साधवी का जन्म साबित नहीं हुआ था। अगर साधवी पर जन्म नहीं किया जा सकता तो अबू बकर पर भी जन्म नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वजीर आजम ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर के नायब को मिलने के लिए अडवाणी के घर पर भेजा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अब साधवी प्रज्ञा पर जुल्म नहीं होगा। और इसका अमली सबूत ये भी हुआ कि आगे से पुलिस कस्टडी में नहीं दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में दिया गया। सब जानते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में होने पर उनके कुछ भी जांच करना आसान नहीं होता। बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर ने मिलने का वक्त दिया अडवाणी जी को। अब अडवाणी जी ने मनमोहन सिंह के कान में ऐसा क्या होता कि उसके बाद हिंदुस्तान का मंजरनामा बदल गया। चंद मिनट तक तमाम तवज्जो मैं चाहूंगा, कोई ताली नहीं, कोई आवाज नहीं, किस मंजरनामे पर बात करे। मालेगांव इन्वेस्टिगेशन के जरिए हेमंत करकरे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का वो चेहरा दिखा रहे थे जिसके पहले हिंदुस्तान के सामने इस तरह नहीं था। ये बात पहुंच रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग राष्ट्रीय प्रधानी तक। उसके बाद वो मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से। कांग्रेस और ये सरकार जो मालेगांव इन्वेस्टिगेशन में शहीद हेमंत करकरे की उन तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद खुश थी, अचानक उसका चेहरा बदलता है। वो पार्लियामेंट में अंतुले अपने वजीर के साथ खड़ी नहीं होती, अडवाणी एंड कंपनी के साथ खड़ी होती है, अडवाणी के साथ खड़ी नहीं होती, अंतुले के साथ खड़ी होती। अंतुले ने सिर्फ इतना कहा था, जांच चाहते हैं ताकि सच सामने आए। ये सरकार सच के सामने आने से करती क्यों है? आज ये पूछना होगा, क्या इसलिए कि बात उनकी आकाओं से हो गई थी? आप हमें ये कहकर बताते रहे कि टेलीफोन पर अजमल अहमद फसाद और दहशत गर्दों की लश्कर तैयबा और कराची में बैठे हुए अपने आकाओं से बात हो रही है। या सच्चाई ये थी कि आपकी वाशिंगटन में बैठे हुए अपने आकाओं से बात हो रही थी। आपके अहकाम उनसे मिल रहे थे कि आपका चचा अडवाणी आपसे मिलने आ रहा है, उससे
جس کو ٹک کرتے ہوئے نظر آئے بتائیں کہ ہمارے انہیں بھول گیا منتظر البیدی کے جوتے کا کس کہ اس کا کتنا بہتر نمونہ عراق کی زمین پر تم کو دیکھنے کے لیے ملا۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 26 دسمبر کو ممبئی پر دہشت گردانہ حملہ، تو دہشت گردانہ حملہ نہیں تھا، ایک ایسی سازش کا عمل تھا جو رچی گئی امریکہ اور اسرائیل اس ایک مارچ اس واحد زندہ خاتون کو جو اس لڑکی اور اس کی بیوی رجیکا کے ساتھ وہاں رہتی تھی، ان کے بچے کی پرورش کرتی تھی، ان کو ساتھ لے جا کر اسرائیل کے اندر اس کے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ کیا اپنی زبان بند رکھنے کی رشوت ہے یہ؟ اور جتنے لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ ناریمن ہاؤس میں یہودی مارے گئے، کون بتائے گا کہ وہ مارے گئے تھے، ان کی لاشیں یہاں کے گئے ہیں، یہ تب تک زندہ کئی سلامت ہے، اس لیے کہ کسی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا نہیں، جس طرح دریا کو دیکھا نہیں، یہ خفیہ جہازوں سے جاتے ہیں، ہماری سرکار کی سرپرستی میں جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ایک کا نام ابھی آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ شخص تھا جو گجرات میں تھا، احمد آباد میں تھا، جس کے کمپیوٹر سے انڈین مجاہدین کا وہ ای میل بھیجا گیا جس میں یہ ذمہ داری قبول کی گئی کہ یہ انڈین مجاہدین کے دہشت گردانہ حملے تھے۔ اس کے بعد ہماری حکومت نے، ہماری پولیس نے، ہماری سرکار نے باحفاظت اسے امریکہ کی سرزمین پر چلے جانے کا موقع دیا۔ جب یہ دو سرکاریں مل کر عوام کی آنکھوں میں دھوپ جھونکنے کا تہیا کر لیں تو ایک جھوٹ کو سہوار بھول کر ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ یہ پہچانو اجمل عامر صداق کا چہرہ، یہ دہشت گرد ہے، وہ بلائیں گے ادیا کو کہیں گے ان 6 ہفتے پرانی لاشوں کو پہچانو، اور وہ کہیں گی کہ پہچان لیں۔ میں کہتا ہوں ایک ماں کے لیے بھی 6 ہفتے کے بعد اپنے بیٹے کی لاش کو پہچاننا بہت مشکل ہوگا۔ اس نے رات کے